नमस्कार, मैं विशेखराज। तो आज एक खास मुलाकात एयर इंडिया के पायलट के अनीश कुमार जी के साथ हम शुरू करने वाले इंटरव्यू और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं, फिर इंटरव्यू होगा इनके साथ। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे मिस्टर अनीश कुमार जी का। और वेलकम अनीश जी, और आप खुद अपना परिचय दीजिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन अनीश कुमार, फर्स्ट ऑफिसर एयर इंडिया। तो किस तरह से, मतलब हम लोग अगर एयर इंडिया में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, पहले तो पायलट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी है। ओके, इसके बाद इतने सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको कोई भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, और जिसमें 200 घंटे की आपको उड़ान के अनुभव होने चाहिए, 200 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस और 6 पेपर क्वालिफाई करना होता है, और एक मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ता है जो क्लास 1 मेडिकल होता है। इसके बाद हम लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा। अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपको मिल गया, उसके बाद आप कोई भी एयरलाइंस जो कि कमर्शियल है, सिविल एविएशन, तो वो कोई भी एयरलाइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं सीपीएल बेसिस पे। अच्छा जी, तो चलिए, तो ये तो जानकारी होगा क्वालिफिकेशन के बारे में, आप लोग जान गए। चलिए, जैसे कि हम लोगों को ये बहुत ही सोचते हैं कि जैसे लोको पायलट होते हैं तो उन लोगों को शिफ्ट मिलता है, दिल्ली ट्रेन ले जाना हो तो बीच में वो लोग चेंज करते हैं या उनके साथ को पायलट रहता है। तो हम जानना ये चाहेंगे मेरे दर्शक कि अगर आपको मान लीजिए कि मुंबई से आप दुबई जाते हैं फ्लाइट लेकर, तो जितना ड्यूरेशन होता है तो लगातार आप अकेले लेके जाना पड़ता है या बीच में ऐसा चेंजिंग होती है कुछ? देखिए दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि फ्लाइट एक बार जब टेक ऑफ करती है तो उसमें कोई चेंजिंग का मोड नहीं होता। अगर हम पहले हैदराबाद बेस में थे और हैदराबाद से एक दुबई की फ्लाइट होती है जो कि हैदराबाद से दुबई जाती है। उसमें हैदराबाद से दुबई की फ्लाइट टाइम आपको 3 घंटे 30 मिनट 3 घंटे 45 मिनट तक का होता है। उस दौरान 3 घंटे 30 मिनट जाना और 3 घंटे 30 मिनट आना। तो उस दौरान आपको कोई भी एक जगह से दूसरे, अगर हैदराबाद से दुबई के लिए अगर फ्लाइट कर रहे हैं तो हैदराबाद से टेक ऑफ करते हैं और सीधा दुबई जाते हैं, फिर दुबई से टेक ऑफ करते हैं और सीधा हैदराबाद आते हैं। बीच में कोई चेंज ऑफ मोड नहीं है। तो आपके साथ को पायलट रहता होगा कि सिंगल, मतलब आप रहते हैं? हम लोग कॉकपिट में 2 आदमी रहते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर, एक कैप्टन, एक कमांडर। अच्छा, 2 लोग रहते हैं। दोनों लोग का ड्यूटी बटी हुई है। अच्छा जी। तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करता है, कमांडर क्या करता है वहाँ पे? वो दोनों को ड्यूटी एनालाइज किया गया। जैसे अगर फर्स्ट ऑफिसर जो है वो बाकी बहुत सारी जो ड्यूटियां ऐसी होती है जो बटी हुई रहती है। कमांडर की अपनी ड्यूटी है, फर्स्ट ऑफिसर की अपनी ड्यूटी है। अपने ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में नहीं होता है, वो लोग दोनों लोग काम करेंगे साथ? जी नहीं, दोनों लोग साथ में। ये सीआरएम है, कंपनी रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा। तो जैसे आप लोग फ्लाइट लेके जा रहे हैं, जब लैंड करना होता है तो उस समय जो रनवे होता है वो कैसे पता चलता है एकदम एग्जैक्ट उसी पे आप लोग लैंड कर जाते हैं? उसके लिए क्या मतलब सिचुएशन? देख लिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोग को, जिससे हम लोग पहले तो जो रनवे होता है, हम कहीं से सपोज हैदराबाद से दुबई जा रहे हैं तो दुबई कौन सा रनवे है और कौन सा क्या चीज है वो कैसे पता चलता है? ये आपकी अच्छी क्वेश्चन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर जगह का एक कोऑर्डिनेट होता है जो 3 डायमेंशन होता है। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो हर एक जगह का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जो हमारे जो डेटा है, जो एयरक्राफ्ट की जो डेटा है उसमें डेटाबेस में फिट है। अगर सपोज हम दुबई जा रहे हैं तो दुबई का रनवे का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिट किया हुआ इसमें डेटाबेस में डाला हुआ है। जैसे ही हम हैदराबाद से दुबई के लिए वो उसमें एंटर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है। जो फ्लाइट प्लान जैसे हैदराबाद से दुबई है, अगर हैदराबाद से हम दुबई के लिए फ्लाइट कर रहे हैं तो उसमें से हैदराबाद से दुबई के लिए पहले हम इंडियन एयरस्पेस क्रॉस करते हैं। इंडियन एयरस्पेस के बाद फिर हम गल्फ में क्रॉस करते हैं, मस्कट क्रॉस करते हैं, आपके पाकिस्तान के बगल से होकर के गुजरते हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान के बगल से गुजरते हैं, मस्कट ओमान जो है उसको क्रॉस करते हैं। ओमान के बाद हम चले जाते हैं यूएई कंट्रोल में। यूएई जो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स का कंट्रोल है, उसके बाद फिर हम लोग दुबई के कंट्रोल में चले जाते हैं। अच्छा। तो जो ये फ्लाइटें हैं
हैदराबाद से दुबई के लिए, तो ऐसे ऐसे एक पॉइंट टू पॉइंट होके जाती है। ऊपर में एक नेविगेशन, एक स्यूडो पॉइंट बना हुआ था जो इमेजिनरी पॉइंट है, तो आप वहीं पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाते हैं। अच्छा बताइए, अगर आप फ्लाइट लेके जा रहे हैं तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है इंडिया वाला, आप जैसे कि दुबई के कंट्रोल में चले गए, तो आपका कंट्रोल इंडिया से कंट्रोल होता है कि फिर दुबई वाला कंट्रोल करता है आपको? देखिए, हर चीज का जुडिक्शन बटा हुआ है, हर चीज का, हर एक का अपना बॉर्डर है, हर एक का अपना लिमिटेशन है। अच्छा। सो अगर हम एयर इंडिया में है तो इंडियन कंट्रोल में है, फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया मॉनिटर कर रहा है हमको। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं दुबई की ओर, तो ओमान है एक जो मस्कट है। सो यहाँ से जब इंडिया हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग मस्कट के कंट्रोल में जाते हैं। तो जो मस्कट का ऑटोमेटिक चेंज होता है, नहीं। अच्छा। ये इंडिया बोलेगा कि ये मेरा लिमिट है, अब हम यहाँ से आपको सेवा नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो मस्कट की फ्रीक्वेंसी आप उस पर चेंज ओवर कर लीजिए। अच्छा, आपको करना पड़ता है वहाँ पे? तो वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपको इंडियन एयरस्पेस से उठा करके उस फ्रीक्वेंसी पे जाइएगा, तो वो मस्कट की फ्रीक्वेंसी है जो तो ओमान एयर में। ओमान एक कंट्री है, उस कंट्री की मस्कट एयरस्पेस है। ओमान एयरस्पेस में हम लोग इंटर करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी पे जैसे हम लोग बात करते हैं उसको पता चल जाता है। हम लोग बात करके बोलते हैं कि हम एयर इंडिया का जो भी नाम है अपने बताते हैं, हम कितने ऊंचाई पे उड़ रहे हैं वो बताते हैं, कौन सा पॉइंट है वो बताते हैं। इसके बाद इसके बाद वो लोग रडार कवरेज में होता है। सारी चीजें रडार कवरेज में आती है और सारी चीजें रडार से कवरेज की जाती है। अच्छा। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है। एक स्क्वाक कोड होता है, स्क्वाक कोड के जरिए एक यूनिक कोड होता है 4 डिजिट का, जिसके जरिए वो या तो एक स्क्वाक कोड वो अपना देगा, तो आप उसको फिट करना होता है अपने डेटाबेस में, और उसके बाद आपको वो आइडेंटिफाई करता है। सो मस्क जितना ओमान कंट्री का जितना उसका मस्कट एयर स्पेस का एरिया है, वो तब तक वो कंट्रोल करेगा। जैसे ही मस्कट से आप यूएई कंट्रोल में जाइएगा, वो आपको चेंज ओवर यूएई को दे देगा। आपको चेंज ओवर दे देगा कि आप मेरा लिमिट, मेरा बाउंड्री ये है, मैं यहाँ तक आपको सेवा सर्विस दे सकता हूँ। इसके बाद आप यूएई कंट्रोल में चले गए, आपको सर्विस अब यूएई देगा। वो एक फ्रीक्वेंसी बताता है जो यूएई कंट्रोल का होता है। मान लीजिए पायलट जा रहा था, ये नहीं किया, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया उसको, मान का ऐसे ही जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर ऐसे जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको कांटेक्ट ही नहीं होगा। अगर गलत फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिएगा तो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और अगर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये वायलेशन हो गया। क्योंकि जो जिस हाइट पे चल रहे हैं आप, हो सकता है उस कंट्रोल में उस हाइट पे कोई और एयरक्राफ्ट आ रही होगी, या आप इधर से जा रहे हैं, कोई इधर से एयरक्राफ्ट आ रही है, तो उस हाइट पे कॉलिजन हो सकता है। उस हाइट पे कोई कुछ भी एयरक्राफ्ट, कोई भी और भी एयरक्राफ्ट आ रहा होगा, या कभी ये होता है कि ये सर्टेन एयर स्पेस बंद है, तो अगर कांटेक्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि सर इन द केस ऑफ इमरजेंसी कोई एयर स्पेस क्लोज है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस एयर स्पेस पे ये करें? हो सकता है कि कोई आगे जो एयरक्राफ्ट है कोई इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, आपको स्पीड स्लो करना है या आपको वहीं पे होल्ड करना है, तो जब तक आप कांटेक्ट नहीं रखे किसी से, आप कैसे पता कर पाइएगा? तो ये एक सीरियस वायलेशन है। तो यहाँ से जब आप टेक ऑफ लेते हैं तो वहाँ दुबई को पता रहता है कि इतने बजे फ्लाइट आने वाली है, तो वो शेड्यूल फ्लाइट होती है, सारी शेड्यूल फ्लाइट होती है। और हम लोग जहाँ के लिए भी टेक ऑफ करते हैं, कोई भी कंपनी जो भी शेड्यूल फ्लाइट होती है, वो शेड्यूल का डिपार्चर और शेड्यूल अराइवल वहाँ पता होता है सारी चीजें। ऐसा नहीं होता रेलवे जैसे लेट हो गया ट्रेन तो उसको हॉल्ट कर देते हैं साइड में, ऐसा नहीं होगा कि मतलब लेट पहुंचे थोड़ा सा कहीं किसी वजह से? देखिए, लेट तो होता है, लेट सारी चीज में, जितने भी सिविल ट्रांसपोर्ट है सारे में लेट होता है। अगर तो डिले होती है तो अरेंज करता है वो उसके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट होता है। ओके, मान लीजिए जिस देश के साथ मेरा रिश्ता खराब है, जैसे पाकिस्तान से होकर हम जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, तो पाकिस्तान से तो मेरा रिश्ता खराब है, इमरजेंसी लैंडिंग की सिचुएशन आ जाती है, तो क्या वहाँ लैंड हो सकता है कि नहीं? देखिए, रिश्ता कैसा भी खराब हो, एक जो सिविल एविएशन की पॉलिसी जो है, एक ओपन स्काई पॉलिसी जो है, तो उसमें उस पॉलिसी के अंतर्गत में आप अगर वर्स्ट सिचुएशन है, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर अब मरने वाली हालात है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सामने एक रनवे दिख रहा है जहां ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सुरक्षित लैंड कर सकते हैं, जाकि कम से कम हानि हो,
कम से कम जान जा सके, या जितने भी हमारे फ्लाइट पैसेंजर है और फ्लाइट है वो सेफली लैंड हो सके वहां पे। तो चाहे भी कोई भी कंट्री हो, हम उसके उस पॉलिसी के तहत हम वहां लैंड कर सकते हैं। अच्छा, चाहे हालात कितने भी खराब हो, वो लैंड करने देगा, वो लैंड करने देगा, वो लैंड आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग सुने कि फाइटर प्लेन होती है, उसका जो पायलट होता है कभी उसका जब क्रैश करता है तो अपना पैराशूट के अनुसार कूद के भाग जाता है। अमूमन ऐसा ही होता है कि जितने भी रेलवे ड्राइवर जो भी है, ड्राइवर लोग अपना छोड़ देते हैं। ऐसा है कि आप लोग जो कमर्शियल पायलट थी एरोप्लेन है जिससे आप लोग फ्लाइट करते हैं, उसमें क्या मिलता है ऐसा चीज़ की जो यात्री है और पायलट दोनों को, कि दोनों अपना एस्केप कर सकें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सिविल एयरक्राफ्ट हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट हैं, सो जितने भी सिविल एयरक्राफ्ट जो है, सो उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती, उसमें पैराशूट की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। जो पैराशूट होती है वो ओनली फॉर द डिफेंस फील्ड। आपको सिविल फ्लाइट में, आपको कमर्शियल फ्लाइट में आपको नहीं मिलेगा, ये पैराशूट नहीं मिलता किसी को भी, ना पायलट को और ना ही पैसेंजर को, दोनों को नहीं मिलता है। तो किसी को नहीं मिलता। और मतलब इमरजेंसी लैंडिंग जो भी नीचे करके आने के बाद ही सुरक्षित बच सकते हैं। जी चलिए, तो इसके बाद ये बताइए कि जो पायलट होते हैं, आप एयर इंडिया के जो पायलट हैं, चाहे किसी भी जेट एयरवेज से जुड़े हो, तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या रहता है? मतलब कैसे यहाँ से दुबई जाते हैं तो वहाँ कहाँ कैसे क्या रहना होता है? देखिए, कोई भी कंपनी आपको एक बेस होता है, जो एक सर्टेन बेस देती है कंपनी। उस बेस में जैसे हम सिलेक्ट हुए एयर इंडिया में, एयर इंडिया अगर हमको दिल्ली बेस दी है, सो दिल्ली में सारा चीज आपको अपना करना पड़ता है। अच्छा। अगर दिल्ली से सपोज आप कहीं जा रहे हैं, जैसे सिंगापुर जा रहे हैं, दमाम जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं, सो वहां जाने के बाद, वहां जैसे ही लैंड करते हैं आप, तो वहां के बाद आपको सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की होती है। जैसे वहाँ ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, होटल अरेंज करना, खाना देना क्रू को, आपका जितना भी ध्यान रखना होता है सारी कंपनी करती है। आपको खाने का देखना, आपको लॉन्ड्री, आपको घूमने का, आपके खाने का, सारा चीज कंपनी देखती है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर भी रहता है। उसमें जो एरोप्लेन है, मान लीजिए कि आकाश में उड़ रहा है, ठीक, उसमें जो ऐसा सिचुएशन आया कि हमको डिसीजन लेना है, कुछ इमरजेंसी डिसीजन है, तो मेन डिसीजन कौन लेता है? पायलट लेता है या? देखिए, जो जूनियर होता है वो फर्स्ट ऑफिसर होता है। हाँ। और जो सीनियर होता है वो कमांडर होता है। सो जो सीनियर होता है, जो एक्सपीरियंस होती है जिसके पास, जो कमांडर होता है बेसिकली, उसका डिसीजन होता है वो। तो मान लीजिए ऐसा कुछ है कि नहीं, जूनियर बोल रहा है कि नहीं सर ये गलत है, इसको हम इस तरह से करते हैं, ऐसा कुछ कमांडर बोल रहा है, गलत चीजें ही बोल रहा है, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकता है? उसको आप एक चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का एक अपना ये है। नीचे से कुछ नहीं हम संपर्क कर सकते हैं, कैसा यहाँ पे हो रहा है? नीचे से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप रेडियो कम्युनिकेशन अगर कांटेक्ट में है तो उसको बता सकते हैं कि हाँ, हम ये प्रॉब्लम में है, हम ये चाहते हैं। अगर रडार कवरेज में है, उस जो भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री के कांटेक्ट में है, जो भी ATC है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर उसके कांटेक्ट में है तो अब वो आपको एडवाइस कर सकता है कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप जब बताइएगा तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट करेगा। तो एक चीज और क्लियर करना है हमारे दर्शकों को कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो पायलट हैं एयर इंडिया में, चाहे किसी भी जेट एयरवेज में, तो क्या वो लोग हेलीकॉप्टर को फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ा सकते कि नहीं? जी नहीं, उसका अलग होता है, इनका अलग होता है, उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा? जी देखिए, क्या होता है कि हेलीकॉप्टर और जो भी हम लोग जो जहाज उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर अलग चीज है। हेलीकॉप्टर वो रोटरी विंग है, हम लोग को फिक्स विंग है। अच्छा, ठीक है। हम लोग का विंग जो होता है वो फिक्स होता है और हेलीकॉप्टर का जो होता है वो रोटरी होता है। हम लोग को टेक ऑफ करने के लिए रोल करना पड़ता है, जो लिफ्ट क्रिएट होता है, उसके बाद ही हम लोग टेक ऑफ करते हैं। अच्छा। लेकिन हेलीकॉप्टर को विंग जो रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंगली लिफ्ट मिलता है उसको। अच्छा। सो उसको रोल नहीं करना पड़ता। सो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों डिफरेंट चीज है। ओके, तो ये बताइए कि जैसे कि आप फाइटर प्लेन होता है, इंडियन आर्मी का फाइटर प्लेन अभिनंदन अभी गया था लेकर, तो उस तरह से अगर आपको कभी मौका मिलता है फाइटर प्लेन में फ्लाइट करने के लिए,
तो आप लोग कर सकते हैं, उस तरह का ट्रेनिंग होता है नहीं कि फाइटर पायलट भी? जी नहीं, देखिए फाइटर मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि देखिए एक सिविल जो एयरक्राफ्ट है, जो पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो जिससे हम रेवेन्यू ले सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पब्लिक एयरक्राफ्ट जो है वो, और डिफेंस एयरक्राफ्ट, ये टोटली अलग होते हैं। अच्छा, ये लोग का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है टोटली डिफरेंट होता है। अगर जो भी पार्टिकुलर एक सिविल एविएशन का अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप कमर्शियल जहाज ही उड़ा सकते हैं। अच्छा, आप फाइटर नहीं उड़ा सकते हैं, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए अलग से टेस्ट ली जाती है, उसकी हर चीज अलग होती है। आप एक साथ दो चीज को मिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, वैसे कोशिश करते हैं आप बताना चाहेंगे नहीं कि बहुत सारे जैसे जो हमारे स्टूडेंट हैं, खासकर छात्र हैं जो देख रहे हैं, वो लोग पायलट बनना चाहेंगे, तो सैलरी जो चीज़ें होती है ना, बहुत अननोन होता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप बताइए कि सैलरी स्कीम क्या है, कितना सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं? देखिए डिपेंड करता है, सारी कंपनियों की पॉलिसी अलग है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, कोई कुछ देता है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक एवरेज मान के चलिए कि आपको मिनिमम 1.5 पर मंथ 1.5, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ डिपेंड करता है स्टार्टिंग में। अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ये इंक्रीज करते जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ तक इंक्रीज कर सकता है? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें, लिमिट नहीं है जी नहीं। जितना फ्लाइट लेंगे उतना आपका मिलेगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, जिस तरीके से एक्सपीरियंस होगा उसमें उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, लोकल में फ्लाइट लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेते हैं, तो उसमें डिफरेंस होता है पैसे में? जी पैसे में डिफरेंस नहीं होता, आपको बेसिक जो सैलरी वो सेम होती है, अलायंस बढ़ जाती है। जैसे आप सपोज आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर के लिए अलायंस आपको कंपनी अलग से, अलायंस में आप रहने खाने और सारी चीज करने के लिए वो कंपनी अलग से आपको पैसे देती है। ताकि वहाँ किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज इसमें मिनिमम एज 18 होना चाहिए, 18 साल। हाँ जी। ज्वाइनिंग एज और मैक्सिमम एज जब रिटायरमेंट होंगे? देखिए मैक्सिमम एज तो अभी कोई लिमिट नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ऐसे 35 है जनरली, अगर सीपीएल बेस पे है तो 35 है, 18 to 35 है। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है, अगर पायलट नहीं है मार्केट में, तो उसको अगर कोई 40 का भी हो तो उठा लेगा। जैसे अभी एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी, उसमें 43 भी था, ओबीसी पे छूट था ऐसे। तो ये डिपेंड करता है, एयरलाइंस टू एयरलाइंस वेरी करता है कि एयरलाइंस को कब क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से। सो वो अपना अलग अलग एयरलाइंस प्लान करती है। चलिए, तो आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट इसका पार्ट हम आपके कमेंट के अनुसार हम बनाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन जो बच गया है, जितना मुझे जानकारी उतना हम इन लोगों से अनिश जी से पूछे, आगे आप कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो हम उस पर बनाएंगे जरूर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, और फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच आप लोगों से, और फिर मिलते हैं। थैंक यू।